नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलावर्ग में। और आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th का वो पूरा सिलेबस लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की 12th क्लास में राजनीति विज्ञान विषय में कंपार्टमेंट आई है। बच्चों, आप इस वीडियो को देखकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सत्ता के नए केंद्र। देखिए, जो ये सत्ता के नए केंद्र है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहले तो हमें यही समझना जरूरी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब 1991 तक ये दोनों ही महाशक्तियां विश्व में अपना अपना दबदबा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लड़ाइयां करती रहती थी। 1991 में इन दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का विघटन हो गया, सोवियत संघ बिखर गया और विश्व में केवल एक महाशक्ति बची, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब शुरू हुआ एक ध्रुवीय विश्व। अब ये एक ध्रुवीय विश्व आखिर है क्या? विश्व में केवल एक ही महाशक्ति का होना, संयुक्त राज्य अमेरिका का होना, एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और आ जाता है पेपर में कि दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ होता है विश्व में दो महाशक्तियों का होना, दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। दो ध्रुव कौन कौन से थे? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको अपने अगर प्रश्न आता है तो इतना ही बस इसमें लिखना है और ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो इनफ है आपके लिए। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि सत्ता के नए केंद्र। अब देखिए, अमेरिका विश्व में केवल एक महाशक्ति बची। धीरे धीरे बहुत सारे देश जो आज़ाद होते चले गए, उन्होंने अपने देश के अर्थव्यवस्था को सुधार लिया, अच्छा कर लिया और वो धीरे धीरे पावरफुल, शक्तिशाली बनते चले गए। और वही देश और जो संगठन थे, कुछ देशों ने मिलकर के आपस में संगठन बना लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले गए और सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरने लगे। अभी तक सत्ता का एक ही केंद्र बचा हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका के अलावा बहुत सारे सत्ता के केंद्र आ चुके हैं जिनको अब हम अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। और देशों के बारे में जिनके हम पढ़ेंगे वो है रूस, चीन, इजराइल और भारत। ये सिलेबस आपका बच्चों 2021 और 22 को लेकर है। तो आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। चलिए, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्देश्य अब क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन दोनों के उद्देश्य सेम होते हैं, कोई भी आ जाए आपको यही लिखने हैं। सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है और विश्व में शांति व शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल करना बिना किसी लड़ाई झगड़े के। इन चारों कारणों से ही क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। ये चारों कारण आप अगर यदि प्रश्न आता है पेपर में तो लिख सकते हैं। आपको चारों कारण याद हो गए होंगे। आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना, विश्व में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखना और आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल करना। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ, EU, जिसको शॉर्ट में EU बोला जाता है, यूरोपियन यूनियन। देखिए, ये 27 देशों का संगठन है। वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल हैं। पहले इसमें 28 देश थे और अब ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, तो इसमें बचे केवल 27 देश। अब 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी और उसी के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? देखिए, समान विदेश नीति है। जितने भी देश यूरोपीय संघ के साथ जुड़ेंगे उन सबकी एक समान विदेश नीति है, सभी की एक समान सुरक्षा नीति है, समान मुद्रा का चलन है जिसका नाम है यूरो।
मुक्त व्यापार और वीजा मुक्त आवागमन है। मतलब जितने भी देश 27 देश हमारे यूरोपीय संघ से जुड़े हुए हैं, 27 राष्ट्र इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी देशों का आपस में बिना किसी वीजा के आना जाना है। अगला प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन है, व्याख्या कीजिए। 4 नंबर में पूछा जाता है, तो 4 या 6 में भी पूछ सकते हैं इसको। तो यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है। इसके पीछे कारण ये है कि यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। दूसरा कारण है यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है। तीसरा पॉइंट है यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस। यूरोपीय संघ का जो सदस्य है फ्रांस, उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त है। पांचवा कारण हमारा आएगा इसमें यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। ये भी यूरोपीय संघ को शक्तिशाली या प्रभावशाली संगठन बनाती है। अगला पॉइंट हमारा आएगा विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है यूरोपीय संघ की। नेक्स्ट कारण है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है। 2005 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, ये सब कारण हो गए यूरोपीय संघ को प्रभावी संगठन बनाने के। नेक्स्ट प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, यूरोपीय संघ की सीमाएं बताइए। तो यूरोपीय संघ की सीमाएं मतलब उसकी कमियां। सबसे पहली है इसकी डेनमार्क और स्वीडन ये यूरोपीय संघ के ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने साझी मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। मैंने आपको बताया था 28 देश थे, अब 27 देश रह गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय संघ का जो साझा संविधान बनाने का प्रयास बार बार चलता रहता है, उसको बनाने में बहुत सारी अड़चनें आ रही है। ये भी यूरोपीय संघ की सीमाओं में आएगा, उसकी कमियों में आएगा। और कई देश ऐसे हैं जो अपनी विदेश और सुरक्षा नीति को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ हमारा यूरोपीय संघ कंप्लीट हो जाता है और इससे बाहर एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब हम अपने अगले संगठन की तरफ चलते हैं, आसियान। आसियान का विस्तृत रूप है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। पेपर में 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है यूरोपीय संघ आसियान का विस्तृत रूप लिखिए और इसमें कितने देश शामिल हैं उनके नाम बताइए। तो आसियान का विस्तृत रूप होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए और वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आसियान में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। जिस समय आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी। वो 5 देश हमारे थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। अब 5 देश बाद में इसमें शामिल हुए। वो 5 देश हैं ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। कुल मिला के वर्तमान में 10 देश हैं और इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। कब इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना में कौन कौन से 5 देश शामिल थे और बाद में 5 नए देश जो शामिल हुए थे वो कौन कौन से थे। तो कुल मिला के देशों की संख्या है 10, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब बात आती है कि आसियान का झंडा बताइए कैसा होता है। देखिए आसियान का झंडा, इसमें 10 धान की बालियां हैं। ये उन 10 देशों की एकता, मित्रता और सहयोग के बंधन से बंधे हैं और इस बंधन को दर्शाता है एक वृत्त, एक गोला बना हुआ है जिसके अंदर धान की 10 बालियां हैं। ठीक है, ये जो 10 बालियां हैं वो इन सभी 10 देशों की एकता, मित्रता और सहयोग को दर्शाता है और जो वृत्त बना हुआ है वो इन सभी देशों की एकता का प्रतीक है। ये था हमारा आसियान का झंडा। यदि आसियान के झंडे का वर्णन करने के लिए आता है तो आपको केवल इतना ही इसमें लिखना है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है, आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत ही साधारण शब्दों में सदस्य देश, जितने भी आसियान के सदस्य देश हैं उन्होंने
आपस में बातचीत के द्वारा एक अनौपचारिक और सहयोगात्मक प्रणाली बनाई कि हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान अनौपचारिक रूप से करेंगे और बिना किसी टकराव के। इसी को ही आसियान शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर में पूछा जाता है आपसे कि आसियान की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रासंगिकता का मतलब होता है कि वर्तमान समय में उसकी क्या आवश्यकता है, मतलब वर्तमान समय में वो कितना एप्लीकेबल है, कितना अप्लाई हो रहा है। देखिए, आसियान शैली और आसियान के 3 स्तंभ इस संगठन को प्रभावी बनाते हैं। ये वर्तमान में विद्यमान है, आसियान के 3 स्तंभ और आसियान शैली। इसको लगभग सभी देश स्वीकार करते हैं कि हमें अपना जो आपस में कोई भी समस्या होती है उसका समाधान मिलजुल कर ही करना चाहिए, बिना किसी टकराव के। देखिए, आसियान विजन 2020 बहिर्मुखी भूमिका, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर इन्होंने ध्यान दिया है। अमेरिका और चीन ने व्यापार के लिए इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई है। ये क्षेत्र कौन सा है? आसियान के जो 10 देश हैं उनके साथ चीन और अमेरिका ने व्यापार करने में अपनी रुचि दिखाई है। आसियान क्षेत्रीय फोरम 1994 में 1994 में स्थापित हुआ था और भारत सहित सभी एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के लिए विचार विमर्श के लिए ये एक मंच उपलब्ध कराता है। भारत ने पूरब की ओर देखो और पूरब के लिए काम करो की नीति अपनाई। तो देखिए, कुल मिला के ये सारे कारण हैं जो आसियान को वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि आसियान विद्यमान है और उसका क्या महत्व है। अगला हमारा प्रश्न आ सकता है पेपर में। देखिए, हमारा अगला संगठन है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस भी कहा जाता है। ये 8 राष्ट्रों का आर्थिक व राजनीतिक संगठन है। 1985 में ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और 8 राष्ट्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है और काठमांडू है नेपाल की राजधानी। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहयोग देना, एक ऐसा मंच जहां दक्षिण एशिया के सभी देश विश्वास और मित्रता की भावना से काम करते हैं। देखिए, भारत भी दक्षिण एशिया में शामिल है, सार्क में शामिल है, दक्षिण एशिया का भाग है। हिंद महासागर का महत्व व्यापारिक जलमार्ग के लिए है और हिंद महासागर इसी उसमें शामिल है। विश्व की 17% जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती है। हमारे पूरे विश्व की 17% जनसंख्या। अब देखिए, सार्क की कुछ सीमाएं हैं। पड़ोसी देशों में विवाद रहता है, भारत का पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, ठीक है, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ विवाद इनका चलता रहता है। ये एक कॉमन समस्या है दक्षिण एशिया के सभी देशों की। आतंकवाद की समस्या है, एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी कारण को लेकर के शक बना रहता है और कोई ना कोई एक दूसरे देशों में आतंक का माहौल बनाने के प्रयास करता रहता है। सदस्यों को भारत के वर्चस्व का डर है। जितने भी आसियान के 8 सदस्य देश हैं, इनको डर है कि कहीं भारत सार्क पे अपना वर्चस्व स्थापित ना कर दे। और ये जो इनके सार्क के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी के बीच में आपस में तनाव का वातावरण बना रहता है। ज़रूरी नहीं है केवल तनाव का ही, देखिए कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिन पर सभी देश मिलकर के आपसी सहयोग भी करते हैं। इसके बाद हमारा अगला संगठन है ब्रिक्स, BRIC। पहले ये ब्रिक था और बाद में ब्रिक्स बना। देखिए, ब्रिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग 2001 में किया गया था। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। रूस में इसकी पहली बैठक हुई थी और 2010 में ब्रिक्स से ब्रिक्स बना, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल हुआ और ब्रिक जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, अब वो 2010 में ब्रिक्स बन चुका था। कौन कौन से? बी से ब्राज़ील,
R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से बाद में इसमें शामिल हो गए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब ब्रिक्स एक प्रभावी संगठन है। देखिए प्रभावी संगठन क्यों है? विश्व की 25% GDP इनके पास है, 30% पृथ्वी का क्षेत्रफल है, 45% विश्व की जनसंख्या ब्रिक्स में निवास करती है। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था कुछ उद्देश्य कॉमन रहते हैं। वो जो कॉमन उद्देश्य हैं वो आप सभी संगठनों में लिख सकते हैं। पारस्परिक हितों का ध्यान रखना, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का सहयोग करना और आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना, किसी के आंतरिक मामलों में दखल ना देना। इसके 2 वित्तीय संस्थान भी है। ये 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स के जो 2 वित्तीय संस्थान हैं उनके नाम बताइए। उनके नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। अगला हमारा, अब हम हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देशों की तरफ आ जाते हैं। देखिए चीन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चीन सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। आप इसका वर्णन कीजिए। पेपर में प्रश्न ये आएगा तो आपको लिखना है कि चीन सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसका वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। देखिए चीन ने बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की की है, जिससे वह महाशक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। देखिए चीन भारत के आज़ाद होने के भी 2 साल बाद आज़ाद हुआ था और वो सत्ता के नए केंद्र के रूप में भारत से पहले उभर गया। 1972 में 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाए और अपने आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास को तोड़ दिया। 1972 से पहले चीन ने अपने आप को सिर्फ अपने देश तक ही रोक रखा था, लेकिन 72 में इन्होंने अपने इस एकांतवास को तोड़ दिया कि अब हम अकेले नहीं रहेंगे, हम दूसरे देशों के साथ भी अपने जो संबंध हैं उनको स्थापित करेंगे, आयात निर्यात को, व्यापार को बढ़ाएंगे। 1973 में चीन ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई कि अब हमारे द्वार खुल चुके हैं, आइए बहुत सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय वो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमंत्रित हैं व्यापार के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे देश में। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हुआ था। ये सारे कारण हैं जो चीन को एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में दर्शाते हैं। इतना काफ़ी रहेगा बच्चों आपको पेपर में लिखने के लिए। अगला हमारा देश है रूस। रूस सत्ता के नए केंद्र के रूप में। देखिए पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया, पहले सबसे पहले लाइन आपको यही लिखनी है कि रूस सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसका वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है पूर्वी यूरोप और एशिया में स्थित विशाल आकार वाला देश है। सबसे बड़ा आकार वाला देश रूस है जो इसको सत्ता के नए केंद्र के रूप में स्थापित करता है। रूस का सकल घरेलू उत्पाद विश्व में 11वें नंबर पर है, 11वें स्थान पर है। यहाँ पर रूस में प्राकृतिक संसाधन और गैसों के प्रचुर भंडार हैं। परमाणु संपन्न देश है। रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तथा हथियारों का बड़ा स्टॉक इनके पास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है रूस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इनके पास परमाणु भंडार है। भारत को जब भी कभी आवश्यकता पड़ी तो रूस ने ही भारत की मदद की। ये हुए रूस को सत्ता के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले कारण। अब हम भारत की तरफ आ जाते हैं। देखिए भारत भी सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत आपका अपना देश है और आपको जरूर पता होना चाहिए कि भारत सत्ता के नए केंद्र के रूप में किन कारणों से उभर रहा है। चलिए हम भारत की तरफ चलते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं? वो सभी कारण निम्नलिखित हैं। ये लाइन आपको पहले लिखनी है। आपका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 4 नंबर का, आपको ये लाइन उसमें जरूर लिखनी है। कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। 135 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, जो भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में दिखाती है। देखिए भारत की जनसंख्या चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है। सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है भारत।
ठीक है। जहाँ युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा होती है वो अपने आप में शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति भारत की मजबूत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक उसे आत्मनिर्भर बनाती है। भारत की सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाती है, और आत्मनिर्भर बनना किसी भी देश के लिए सत्ता का एक केंद्र होता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का उम्मीदवार है भारत। अभी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिली है भारत को। कभी चीन भारत का विरोध कर देता है, समय समय पर ऐसा होता रहता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक ना एक दिन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जरूर बनेगा, और इसके जो कारण हैं हमने पढ़ भी लिए हैं। अगला देश है हमारा इजराइल। इजराइल सत्ता के नए केंद्र के रूप में, तो इजराइल सत्ता के नए केंद्र के रूप में इजराइल का वर्णन कीजिए। तो इजराइल सत्ता के नए केंद्र के रूप में निम्नलिखित कारणों से है। तो पहला है, एक तकनीकी रूप में इजराइल जो है एक तकनीकी रूप से शिक्षित देश है, यहाँ की तकनीक बहुत अच्छी है। दूसरा है, अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार तकनीक आधारित उद्योग से युक्त है। मतलब इजराइल में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और संचार तकनीक, यहाँ पर इनके बड़े बड़े उद्योग हैं। 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान दिया गया था। वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत जैसे सौर ऊर्जा के लिए नवीनतम तकनीक इजराइल ने विकसित की है। रक्षा, खुफिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है इजराइल। ये हुए हमारे सत्ता के नए केंद्र। इसमें हमने आपको क्षेत्रीय संगठनों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया है, और सत्ता के नए केंद्र के रूप में जो देश उभर रहे हैं उनके कारण भी बताए हैं कि क्यों हम उन्हें सत्ता के नए केंद्र कहें। कौन कौन से कारक हैं जो उनको शक्तिशाली बनाते हैं, उन सबको हम पढ़ चुके हैं। देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देती हूँ। एक साइकिल वाला, आपकी बुक में साइकिल वाला एक कार्टून दिया गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए मैं आपके लिए कार्टून से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। आप अपने चैप्टर में देखिएगा, साइकिल वाला एक कार्टून बना हुआ है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए वो जो साइकिल है वो चाइना से संबंधित है, और साइकिल के प्रतीक के रूप में चीन के दोहरेपन को दर्शाया गया है। और विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें जो है वो चीन में ही इस्तेमाल की जाती है। अब साइकिल के दोनों पहियों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? साइकिल का पहला पहिया जो है वो साम्यवाद की निशानी हथौड़ा को दर्शाता है, और दराती को दर्शा रहा है। हथौड़ा और दांती घास काटने वाली जो होती है उसी टाइप की होती है ये। और दूसरा पहिया पूंजीवाद की निशानी डॉलर को दर्शा रहा है, उस पर डॉलर बना हुआ है। साम्यवादी चीन ने आर्थिक परिवर्तन हुआ है और आर्थिक वृद्धि भी की है। तो सिंपल सा है कि अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर आसानी से कर लोगे। ये चैप्टर हमारे यही कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये चैप्टर याद भी हो जाएगा। तब तक करते रहिए, अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे बच्चों।